Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Today in this video, this is SQL Part 2, Viva Voice, और इसमें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ SQL के बारे में, SQL कमांड्स के बारे में। कि पिछला जो मैंने अभी वीडियो दिया आपको वाइवा पर, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल से आपका वाइवा कैसे होगा, उसके ऊपर आपको मैं 2 वीडियोस दे चुका हूँ, 3 वीडियोस रादर। एक डेटा विजुअलाइजेशन पर बहुत पहले दिया था और दूसरा पैंडास पर दिया, तीसरा DBMS और SQL से रिलेटेड था, लेकिन वो थोड़ा थियोरेटिकल था। अभी आपका प्योर प्रैक्टिकली जो कमांड्स पूछी जाती हैं SQL की, ये इस पार्ट में मैं कवर करने जा रहा हूँ, पार्ट 2 में। इसके बाद भी 2 वीडियोस और दूंगा आपको SQL पर, जिसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 होगा SQL का। तो प्लीज़ कैरी ऑन वाचिंग। क्या होगा उसके अंदर ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग SQL की कमांड्स के बारे में देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल फाइल जब ओपन करेगा तो आपने जो जो कमांड्स उसमें लिखी हैं SQL की, उसके बारे में तो पूछेगा ही, और साथ ही साथ वो और भी जो फंडामेंटल थिंग्स हैं और जो फंडामेंटल कमांड्स हैं SQL की, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो क्या संभावना पाई जाती है पूछने की, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, वो सारा इस वीडियो में SQL पार्ट 2 में मैं कवर कर रहा हूँ। और आने वाली वीडियो आप देखते रहिए, आपको जानकारी मिलती रहेगी कि कैसे आपका वाइवा होगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है जो मैं पिछले वीडियोस में बताता आ रहा हूँ। वाइवा वाली वीडियोस जो भी मैंने दिया है उसमें ये बता दिया है कि प्रोग्राम और पैंडाज और मैटप्लॉटलिब से जो रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं 8 नंबर के, आपके करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, सिस्टम पर करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए आपसे दिया जाएगा। और SQL क्वेरीज 7 नंबर की दी जाएगी। आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें 15 प्रोग्राम पैंडास के और 4 प्रोग्राम मैटप्लॉटलिब के और 15 SQL क्वेरीज होनी चाहिए, वो 5 नंबर का उसका वेटेज है। प्रोजेक्ट वर्क जो भी आपने किया है वो 5 मार्क्स का है। वाइवा वॉस जो है वो 5 मार्क्स का है। और वाइवा में आपको एग्जामिनर को अच्छी तरह से बताना है, सेटिस्फाई करना है। अगर ये वाइवा की वीडियोस आप देख लेते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि वाइवा कैसे पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट में जो कुछ भी किया है वो कमांड, जो भी कमांड्स हैं, जैसे आपने डाटा फ्रेम पर कोई कॉलम ऐड किया है तो कैसे किया है, CSV फाइल में आप डाटा भेज रहे हैं, CSV फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, CSV फाइल से डाटा रीड करके डेटा फ्रेम में ला रहे हैं तो कैसे ला रहे हैं। जो भी कमांड्स आपने आपकी प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल में की है, जिस पर भी निगाह एग्जामिनर की जाएगी, वही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसलिए आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लें, गो थ्रू हो जाएं, तो आपको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेट अस बिगिन सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस SQL कमांड्स। शुरुआत से मैं यहाँ पर आपको SQL कमांड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू पे अटेंशन। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मैं आपको दे रहा हूँ कि पिछले वीडियोज में मैंने डिग्री और कार्डिनलिटी की डेफिनेशन दी थी, और यहाँ पर डिग्री और कार्डिनलिटी के बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर कोई टेबल है उसमें 3 कॉलम्स हैं और 7 रो हैं, या कोई भी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज हैं, तो उसकी डिग्री और कार्डिनलिटी क्या होगी, व्हाट इज इट्स डिग्री एंड कार्डिनलिटी। आपको डेफिनेशन बताई गई है कि नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज नोन एज इट्स डिग्री एंड नंबर ऑफ टपल्स इन द टेबल इज नोन एज इट्स कार्डिनलिटी। उसके हिसाब से इसमें 3 कॉलम है तो 3 एट्रीब्यूट हैं, इसका मतलब डिग्री 3 हुई, कार्डिनलिटी 7 हुई, क्योंकि रोज, नंबर ऑफ रोज 7 है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के जो कार्डिनलिटी वाला आंसर है 7 जो है वो डिग्री में लिख जाते हैं, और डिग्री वाला जो आंसर है 3 वो कार्डिनलिटी में लिख जाएंगे। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप्स दे दी है मैंने। डीसी का मतलब है डिग्री कॉलम्स, दैट मीन्स जितने कॉलम्स होंगे वो उसकी डिग्री है। ठीक है, तो DC याद रखिए, और CR याद रखिए, DC CR।
तो C फॉर कार्डिनलिटी एंड R फॉर रोज। तो DCCR अगर आप याद रखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको आंसर जो है वो गलत होगा या आप कंफ्यूज होंगे। डिग्री कार्डिनलिटी, डिग्री यहाँ पर कार्डिनलिटी नहीं कॉलम्स है, और अगर आपको ये कंफ्यूज करता है तो डिग्री एट्रीब्यूट यहाँ लिख दीजिए, DA लिख दीजिए। तो डिग्री एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब कॉलम होता है, और CR, CR का मतलब क्या हो गया, कार्डिनलिटी फॉर रोज, डिग्री फॉर कॉलम्स। ओके, इसको आप DA भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, डिग्री फॉर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब कॉलम्स होता है। ठीक है, तो यहाँ C इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कॉलम कॉलम करके कुछ लिखें। इससे अच्छा है कि आप इसे DA कर दें, मैं यही कर देता हूँ। DA का मतलब होता है एट्रीब्यूट, ATTRIBUT, है, एट्रीब्यूट लिख दिया मैंने। एट्रीब्यूट को स्लैश करके मैं कॉलम्स भी डाल देता हूँ, तो आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अगर टेबल में 3 कॉलम और 7 रो हैं तो उसकी डिग्री और कार्डिनलिटी क्या है। ऑब्वियसली कॉलम 3 है तो डिग्री 3 है, कार्डिनलिटी जो है उसकी 7 है। कहते हैं अगर 2 कॉलम और उसमें जोड़ दिए जाएं और 3 मोर रोज आर एडेड, 3 मोर टपल्स आर एडेड टू द टेबल, देन व्हाट इज इट्स डिग्री एंड कार्डिनलिटी। तो मैं क्या करूंगा, 3 कॉलम्स में 2 कॉलम और ऐड कर दूंगा, तो कॉलम्स हो गए 5, इसलिए डिग्री हमारी जो है वो 5 हो गई, 3 + 2 5 हो गई। और 7 रोज थी पहले, उसमें 3 रोज और ऐड हो गई, तो 7 + 3 कार्डिनलिटी इसकी रिजल्टेंट जो है वो 10 हो गई फाइनल। और बिगिनिंग में डिग्री 3 थी और कार्डिनलिटी 7 थी। तो दिस इज वेरी सिंपल, आप इसको बस ध्यान रखें कि DA डिग्री फॉर एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स, और CR cardinality for rows. Okay, this you must remember, just not to confuse. आइए कमांड्स की तरफ चलते हैं। कमांड्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है डेटाबेस में कि आप MySQL सर्वर में जो डेटाबेसेस स्टोर्ड हैं उनकी लिस्ट कैसे शो कर सकते हैं, कौन सी कमांड चाहिए जो MySQL प्रॉम्प्ट पे आप लिखेंगे। सॉरी, तो इसके लिए कमांड है बेटा शो डेटाबेसेस। शो डेटाबेसेस से लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस जो आपके MySQL सर्वर में भी है, जो भी डेटाबेसेस क्रिएट हैं, DB1 DB2 या जो भी आपने बनाया उनकी लिस्ट पूरी टेबुलर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ेगी। सो दिस इज शो डेटाबेसेस। हाउ टू क्रिएट ए डेटाबेस नेम DB1। मान लीजिए DB1 नाम का कोई डेटाबेस आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारी कमांड है उसके लिए क्या, क्रिएट डेटाबेस DB1। create database, database का नाम DB1, then semicolon. At the end of every SQL command there is a terminator symbol semicolon. वहां पर आपकी कमांड कंप्लीट होती है, तो डोंट फॉरगेट टू राइट सेमीकोलन। तो इट्स कमांड इज क्रिएट डेटाबेस DB1। हाउ कैन यू ओपन द क्रिएटेड डेटाबेस। डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया है उसको ओपन करने की कौन सी कमांड है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। So you can write use DB1. If database name is DB1, so the command will be use DB1 database name. इसके बाद आपसे पूछता है कि what message appears when database is opened. आपको कैसे पता चलेगा डेटाबेस ओपन हो गया, एक्टिव हो गया, करंट डेटाबेस मेरा। तो जैसे यूज करेंगे तुरंत ये मैसेज आता है डेटाबेस चेंज्ड। दैट मीन्स आवर डेटाबेस currently our database DB1 is active, और whatever database, whichever database you use, वो डेटाबेस तुरंत ओपन हो जाता है, लेकिन स्क्रीन पर ज्यादा इफेक्ट उसका नहीं दिखता है, केवल ये मैसेज लिख के आता है डेटाबेस चेंज्ड। सेवेंथ क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये सब प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो जो संभवतः आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसकी पूछने की संभावना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी कमेंट्स हैं, बहुत सिंपल हैं, तो एग्जामिनर कोई भी कमेंट पूछ सकता है, उसके लिए पूरा सिलेबस ही है पूछने के लिए। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे, कोई क्वेश्चन ना पूछे, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन एग्जामिनर। तो आप एप्रोप्रिएट आंसर देने की कोशिश करें। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, इनकी आप तैयारी कर लीजिए, एंड आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस ओनली एनी क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम यू।
हाउ कैन यू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल्स? अभी ऊपर लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस देखा था तो शो डेटाबेसेस लिखा था। अगर आप लिस्ट ऑफ टेबल्स देखना चाहते हैं जो कि हमारे एक्टिव डेटाबेस DB1 में है, डेटाबेस के अंदर जो है, तो आप लिखेंगे शो टेबल्स। शो टेबल्स लिखते ही टेबुलर फॉर्म में आपका नंबर ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, उनके सभी के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। Now, which command is used to make a new table in MySQL? अगर आप नई टेबल बनाना चाहते हैं MySQL में तो कौन सी कमांड यूज करेंगे? ऑब्वियसली क्रिएट टेबल कमांड, सभी को पता है। वेरी सिंपल आंसर इट इज। तो आपसे पूछता है इज इट DDL और DML? तो क्रिएट टेबल जो है वो DDL है या DML है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें ये कहना है इट इज DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैटेगरी की कमांड है। क्योंकि अब पूछता है कि व्हाई इज इट DDL, तो आप बता सकते हैं बिकॉज इट इज यूज टू डिफाइन और रीडिफाइन द टेबल स्ट्रक्चर और टेबल स्कीमा। टेबल का जो स्ट्रक्चर है, टेबल की जो डेफिनेशन है, उसे डिफाइन करने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर को, टेबल के स्केलेटन को डिफाइन करने के लिए हम DDL कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, डिफाइन और रीडिफाइन। दैट इज वाई क्रिएट टेबल इज DDL कमांड। इसमें हम डाटा नहीं फीड करेंगे, इसमें केवल टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा, टेबल की आउटलाइन डिफाइन की जाएगी कि कौन से कॉलम हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, उनका साइज क्या है, उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगा है कि नहीं लगा है, ये सब टेबल के स्ट्रक्चर में आता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि कैन यू क्रिएट ए टेबल EMP विद द फॉलोइंग टेबल स्ट्रक्चर। आपसे कहे कि एक क्रिएट टेबल लिख करके दिखाइए, आपके एग्जाम में भी टेबल क्रिएट कराया जा सकता है, उसके बेसिस पर क्वेरीज पूछी जा सकती हैं। तो आपको ये टेबल EMP नाम की टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है कि अगर मेरे पास EMP टेबल है, उसका कॉलम नेम ये है, डेटा टाइप ये है, साइज ये है, कंस्ट्रेंट्स ये है। हाँ, बात कंस्ट्रेंट की आती है जहाँ पर, तो सारे कंस्ट्रेंट आपके सिलेबस में पढ़ाए नहीं गए होंगे ड्यू टू रिड्यूस सिलेबस रिडक्शन। ये यूनिक है, फॉरेन की है, इनकी डेफिनेशंस तो पढ़ाई गई होंगी, लेकिन ये सारे कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ाए गए होंगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्राइमरी की जानिए, दैट्स बेटर। प्राइमरी की कैसे इंप्लीमेंट करते हैं टेबल पर, ये इतना जानिए, दैट इज मोर देन एनफ। बाकी कंस्ट्रेंट्स के बारे में आप ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि कंस्ट्रेंट तो रिड्यूस्ड है सिलेबस में से। फिलहाल मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स यहाँ आपके लिए डिफाइन कर दिए हैं कि इस टेबल में ये कंस्ट्रेंट कैसे लगा के टेबल बनाई जा सकती है। मैं दोनों बता दूंगा कि आप कंस्ट्रेंट लगा करके कैसे बनाएंगे टेबल, बिना कंस्ट्रेंट के कैसे लगाएंगे। तो यहाँ ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। नॉट नल ग्रेटर देन 18,000, माने सैलरी जो है वो 18,000 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर आप एंटर करेंगे 18,000 से नीचे तो वो एक्सेप्ट ना करे। ये ईमेल सबकी यूनिक हो, डुप्लीकेट इग्नोर करे। फॉरेन की का मतलब ये डिपार्टमेंट नंबर किसी दूसरी टेबल में एज ए प्राइमरी की भी है, यहाँ इस टेबल में एज ए फॉरेन की काम करेगी। तो ये सभी कंस्ट्रेंट के साथ भी मैं डिफाइन करके आपको टेबल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, और विदाउट कंस्ट्रेंट ऑल्सो। तो यहाँ देखिए क्रिएट टेबल EMP, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये ब्रैकेट्स वगैरह का ध्यान रहे, कुछ भी छूट जाता है तो आपकी टेबल क्रिएट नहीं होती है और आप परेशान हो जाते हैं, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रेशर में आ जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो बिना कंस्ट्रेंट के आराम से टेबल आप डिफाइन कर दीजिए, कंस्ट्रेंट के चक्कर में मत पड़िए। अगर ऐसा होता है कि एग्जामिनर ने दिया कि कंस्ट्रेंट के साथ बनानी है, तो आप से नहीं हो रहा है तो आप विदाउट कंस्ट्रेंट की टेबल बना दीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्रिएट टेबल EMP एम्प्लॉय नंबर स्पेस इंट फॉर प्राइमरी की, कॉमा ई नेम वेयर कैर 15, इस पर कंस्टेंट लगा। नॉट नल, नॉट नल का मतलब ये होता है कि ई नेम को अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहेंगे ड्यूरिंग रिकॉर्ड एंट्री तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नॉट नल। नॉट नल का मतलब समथिंग वी हैव टू फीड, इट कैन नॉट बी लेफ्ट नल वैल्यू। जॉब वेयर कैर 10, जॉब जो है वो कैरेक्टर टाइप है, यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए वेयर कैर और कैर का इस्तेमाल होता है। डिफरेंस आपको आना चाहिए वेयर कैर और कैर में, क्या डिफरेंस है, मैंने पिछले वीडियोस में शायद डिस्कस किया होगा कहीं, वहां से आप इसे याद कर लेना। 10 इसका साइज है। डेट ऑफ ज्वाइन, डेट अंडरस्कोर ज्वाइन डेट टाइप है, यहाँ पर साइज नहीं दिया जाता डेट में।
सेल फॉर सैलरी यहाँ पर है, डबल टाइप, डबल जो है वो डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, 8,2, 8,2 का मतलब है डेसिमल से पहले 6 डिजिट और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। चेक कंस्ट्रेंट लगा है यहाँ पर, चेक सेल ग्रेटर देन 18,000। इसका मतलब अब ये ड्यूरिंग एन रिकॉर्ड एंट्री क्या होगा, सैलरी को ग्रेटर देन 18,000 ही एक्सेप्ट करेगा जब आप एंट्री करेंगे, इक्वल टू 18,000 या लेस देन 18,000 एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ MySQL का DBMS का ड्रॉबैक है कि वो चेक को एक्सेप्ट कर लेता है, एरर नहीं देता है, लेकिन इस कंस्ट्रेंट को इंप्लीमेंट नहीं करता है ड्यूरिंग रिकॉर्ड एंट्री। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ओरेकल वगैरह में ये चेक कंस्ट्रेंट भी इंप्लीमेंट करता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कंस्ट्रेंट के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब ईमेल स्ट्रिंग टाइप मैंने दिया है varchar 30 और यूनिक यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर ईमेल आईडी हर इंडिविजुअल रो का यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो, डुप्लीकेट एक्सेप्ट ना हो प्राइमरी की तरह। अब डिपार्टमेंट नंबर इंट 2, ये डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर टाइप 2 डिजिट लॉन्ग। रेफरेंसेस जो यहाँ पर लगा है ये कंस्ट्रेंट रेफरेंसेस, ये फॉरेन की के लिए होता है। ये बता रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर 2 डिजिट लॉन्ग होगा और इसका रेफरेंस जो है डीपीटी टेबल में डिपार्टमेंट नंबर के नाम से वहां प्राइमरी की डिफाइन है। ये इस तरह से, बिफोर दैट डीपीटी टेबल मस्ट बी क्रिएटेड, उससे पहले, ये टेबल बनाने से पहले डीपीटी टेबल बनी होनी चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होना चाहिए। तब आप इस ईएमपी टेबल में या किसी दूसरी चाइल्ड टेबल में उस कॉलम को जो कि यहाँ पर प्राइमरी की है, इसको आप फॉरेन की यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये रहा कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ आपका ये टेबल क्रिएशन। और विदाउट कंस्ट्रेंट मैं आपको दिखा देता हूं, काफी इजी है। तो कंस्ट्रेंट के साथ कंपलसरी एग्जामिनर नहीं करेगा आपको कि टेबल क्रिएट करो तो इसके साथ करो, कंस्ट्रेंट्स के साथ करो। हाँ, प्राइमरी की सिंपल कंस्ट्रेंट है, इसको ज्यादातर लोग लगा देते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखिए, क्रिएट टेबल ईएमपी एम्प्लॉय नंबर इंट 4 प्राइमरी की कॉमा, बाकी सारे कॉलम का नाम ई नेम, डेटा टाइप ब्रैकेट में साइज कॉमा, जॉब वेरकेयर ब्रैकेट में 10 कॉमा, डेट ऑफ ज्वाइन स्पेस डेट कॉमा, यहाँ पर साइज नहीं दिया जाएगा, सेल का इसी तरह से कॉमा, ईमेल वेरकेयर 30 डिपार्टमेंट इंट 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर फॉरेन की भी नहीं डिफाइन किया गया। ये वाला कॉलम इस टेबल का इंडिपेंडेंट कॉलम हो गया। तो इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल टेबल नेम की कमांड से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे वहां पर एरर ना हो। अगर आपको टेबल क्रिएट करना पड़े एज वेल एज वाइवा में आपको बताना पड़े तो आप इस तरह से बता सकते हैं। नाउ बात आती है कि टेबल क्रिएट हो गई, अब हाउ विल यू एंटर रिकॉर्ड्स इन दैट टेबल ईएमपी। तो भाई मैं रिकॉर्ड एंट्री के लिए इंसर्ट कमांड का यूज करूंगा, सिंपल सी बात है। आपसे कहा जाए कि कैसे लिखोगे इंसर्ट कमांड, तो बता दीजिए, इंसर्ट इनटू ईएमपी टेबल का नाम, वैल्यूज ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सारी वैल्यूज उसी सीक्वेंस में लिखी जाएंगी जिस सीक्वेंस में आपके कॉलम है। जैसे पहला कॉलम क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, तो यहाँ पर भी देखिए एम्प्लॉय नंबर 1101 लिखा हुआ है ना। इसी तरह से दूसरा ई नेम है, तो ई नेम सिंगल कोट में, जो वेर केयर और केयर टाइप डेटा टाइप डिफाइन किए गए हैं, डेट टाइप डिफाइन किए गए हैं, उसे सिंगल कोट में देना है, अदरवाइज विदाउट कोट्स देना है न्यूमेरिक वैल्यूज को। तो यहाँ देखिए MI माइकल दे दिया मैंने, उसके बाद है जॉब, जॉब को मैनेजर दे दिया, उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइन, तो ये डेट ऑफ ज्वाइन को आप जानते हैं YYYY-MM-DD के फॉर्म में देना होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में सिंगल कोट में। इसके बाद सैलरी 8,2 पॉइंट में देने की जरूरत नहीं, अपने आप ये उठा लेगा, 0.00 कर लेगा। अगर पॉइंट में है तो पॉइंट में लिख दीजिए 89,000, 1 2 3 4 5 डिजिट है यहाँ पर, तो 89.00 ये उठा लेगा अपने आप। ओके, इसके बाद आपने ईमेल आईडी दे दिया और यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर भी दे दीजिए, डिपार्टमेंट नंबर मान लीजिए मैंने 10 दे दिया, लाइक दिस। तो इस तरह से आप सारे रिकॉर्ड्स एंट्री कर सकते हैं। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। समझ आ रहा होगा मुझे लगता है आपको, मैं बहुत
इजी वर्ड्स में और हिंदी में बोल करके आपको समझा रहा हूं, जैसा कि आप लोगों ने कहा था। आइए 13th क्वेश्चन करते हैं। कैन यू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू स्पेसिफिक कॉलम ओनली, इफ यस हाउ। कहते हैं कि केवल कुछ कॉलम में अगर आपको वैल्यूज डालनी है, जो रिकॉर्ड भर रहे हैं केवल कुछ ही कॉलम में भरना है, बाकी कॉलम ऑटोमेटिकली नल हो जाता है, आप जानते होंगे। तो हम कर सकते हैं कैसे, इंसर्ट इनटू एमपी। अभी यहाँ पर वैल्यूज नहीं लिखना है, अभी उन कॉलम्स का नाम लिखना है जिसमें वैल्यूज डालनी है, उन कॉलम्स का नाम नहीं लिखना है जिसमें उस रो में वैल्यू नहीं डालनी है। तो एम्प्लॉय नंबर कॉमा ई नेम कॉमा जॉब कॉमा सेल, मान लो इन 4 कॉलम्स में मैं वैल्यू डालना चाहता हूं। इसके बाद इन्हें ब्रैकेट में क्लोज करके वैल्यूज, फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ दीज 4 कॉलम्स। एम्प्लॉय नंबर 1002, ई नेम आपका आ गया टॉम, और जॉब जो है क्लर्क, और सैलरी 45,000। तो अब आपका कौन सा कॉलम बच गया जिसमें आपने वैल्यू नहीं डाली। यू हैव नॉट एंटर्ड द वैल्यू इन डेट कॉलम, इसमें नल आ जाएगा इस रो के अगेंस्ट 1002, एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट। डेट ऑफ ज्वाइन विल बी नल, अननोन है। ईमेल विल बी नल, क्योंकि ईमेल नहीं डाला है आपने। डिपार्टमेंट नंबर विल बी नल, वो आपने नहीं डाला। तो जिस कॉलम में वैल्यू किसी पार्टिकुलर रो में एंटर करना चाहें कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में आपको देनी होगी कमांड। ओके, तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है तो इसे आप बता सकते हैं कि इंसर्ट का एक फॉर्मेट ये भी है। Let us move to question number 14. What will be filled in the columns in which value is not entered? अभी अभी मैंने बताया कि जिस कॉलम में वैल्यू नहीं डाली जाएगी उसमें क्या अपने आप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली नल एंटर हो जाता है, नल। और अगर उस कॉलम पर किसी कॉलम पे डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो उसमें उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो भी डिफाइन की गई है वो एंट्री हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, अभी कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने बताया था, उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट भी होता है। डिफॉल्ट आपने लिख दिया क्या, डेट ऑफ ज्वाइन में डिफॉल्ट लिख दिया 2005-0101, तो क्या होगा, आप वैल्यू नहीं डालेंगे डेट ऑफ ज्वाइन की तो क्या होगा उसमें 2005-01-01 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मैंने कहा कि आप कंस्ट्रेंट के बारे में मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम, तो उसके बारे में यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। 15th क्वेश्चन देखते हैं। विच कमांड कैन मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का जो ढांचा है, टेबल का जो स्केलेटन है, टेबल में जो कॉलम का नाम है, डेटा टाइप है, साइज है, इन सभी में अगर आपको कोई क्रिएट करते समय कोई कमी हो गई और बाद में याद आया कि इसका डेटा टाइप तो वेर कैर नहीं कैर होना चाहिए था, इसका साइज 15 नहीं 25 होना चाहिए था, तो क्या करूं, किस कमांड से करूं। ऑब्वियसली उसके लिए ऑल्टर टेबल कमांड है, और ऑल्टर टेबल जो है वो एक डीडीएल कमांड है। ठीक है, तो ये एक डीडीएल कमांड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, हाउ कैन यू ऐड ए न्यू कॉलम मोबाइल नंबर इनटू द टेबल ईएमपी। कोई नया कॉलम अगर आपको टेबल में ऐड करना है वो भी ऑल्टर टेबल से ही किया जाएगा, क्योंकि दैट इज कॉलम, न्यू कॉलम ऐड करना यानी डिफाइन और रीडिफाइन। नया कॉलम ऐड करना, किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना, या किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना, एग्जिस्टिंग कॉलम का डेटा टाइप और साइज बदलना, कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना, ये सारी चीजें ऑल्टर टेबल कमांड ही करती है। यानी ऑल्टर टेबल एक ऐसी डीडीएल कमांड है जो टेबल के स्ट्रक्चर में कोई भी ऑल्टरेशन, कोई भी चेंजेस कर सकती है। जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो स्ट्रक्चर में हम लोग, स्ट्रक्चर मीन्स क्या आप समझते हैं, स्ट्रक्चर का मतलब किसी कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, उस पर लगा हुआ कोई कंस्ट्रेंट, ये सारी चीजें वी कैन डू यूजिंग ऑल्टर टेबल कमांड। तो यहां भी हम लोग नया कॉलम ऑल्टर टेबल कमांड से कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड। कैसे करेंगे ऐड, जैसे आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल एमपी, टेबल का नाम हो गया, फिर ऐड कीवर्ड आएगा, नए कॉलम का नाम आएगा, उसका डेटा टाइप बिग इंट ब्रैकेट में 10। तो ये बिग इंट भी इंट की तरह ही डेटा टाइप है, थोड़ा बड़ा साइज है इसका, स्पेस ज्यादा लेता है, इसमें वैल्यूज ज्यादा बड़ी डाली जा सकती हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन ऐड न्यू कॉलम।
बात आती है कि कोई एग्जिस्टिंग कॉलम है और उसका जो कॉलम का साइज है कम है, उसे हमें ज़्यादा करना है, तो कैसे करें? कैन यू इंक्रीज द साइज ऑफ ई नेम कॉलम टू 20? हाउ? यस वी कैन डू इट। आप बता सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, यूजिंग ऑल्टर टेबल। कैसे? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, यहाँ पर वर्ड ऐड की जगह मॉडिफाई आ जाएगा, फिर कॉलम का नाम लिखिए, उसका डेटा टाइप लिखिए, और उसका साइज अभी पहले 15 था, आपने यहाँ 20 कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन मॉडिफाई। सेमीकोलन लगा दीजिए, क्वेरी ओके हो गई, दैट मीन्स आपका रिकॉर्ड, आई मीन दिस ऑल्टरेशन हैज बीन डन। देयर आफ्टर, ये तो आपने उसका साइज चेंज किया। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल ईएमपी मॉडिफाई ईनेम, यहाँ पर वेर कैर की जगह आप कैर कर रहे हैं, कैर 20, और मॉडिफाइंग कॉलम डेटा टाइप। ये दिस इज हाउ वी कैन मॉडिफाई द डेटा टाइप ऑफ कॉलम। इसके बाद 18th क्वेश्चन है, राइट द कमांड टू डिलीट द न्यूली एडेड कॉलम मोबाइल नंबर। अगर आप किसी कॉलम को जो कि मोबाइल नंबर के नाम से अभी आपने ऐड किया था, इसे डिलीट करना है, तो भी ऑल्टर टेबल से आप कर सकते हैं। लिखेंगे क्या? ऑल्टर टेबल ईएमपी, यहां जहां मॉडिफाई कीवर्ड आ रहा था वहां पर ड्रॉप आएगा, ठीक है। जहां पर मॉडिफाई कीवर्ड था, ऐड कीवर्ड था, वहां पर ड्रॉप आएगा, और उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। और ऑल्टर टेबल ईएमपी ड्रॉप कॉलम भी लिख सकते हैं, ड्रॉप कॉलम देन कॉलम नेम, thereafter semicolon. This is how you can delete a particular column from the given table. Now question number 19, which command can change the name of column? Change the, और अगर कमांड आप बता देते हैं कि ऑल्टर टेबल से ये हो सकता है, तो चेंज द ई नेम टू ईएमपी नेम, ये कैसे करेंगे? कमांड लिख के बता दीजिए, ऑल्टर टेबल ईएमपी, यहाँ पर कीवर्ड आएगा चेंज, पहले ओल्ड कॉलम का नाम, देन न्यू कॉलम नेम, और उसका डेटा टाइप और साइज आपने दे दिया। दिस इज हाउ वी कैन ऑल्टर द नेम ऑफ द कॉलम। ई नेम जो आपकी टेबल में है, दैट विल बी चेंज्ड टू ईएमपी नेम। कैसे वेरीफाई करेंगे? टेबल का स्ट्रक्चर आप डिस्प्ले करके वेरीफाई कर सकते हैं। टेबल स्ट्रक्चर डिस्प्ले करने की कमांड बताइए। हाउ कैन यू सी द टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ईएमपी टेबल? तो वी विल राइट DESC या डिस्क्राइब कमांड, DESC स्पेस टेबल नेम ईएमपी, या डिस्क्राइब स्पेस टेबल का नाम ईएमपी। तो आपका स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो जाएगा टेबल का, और उस स्ट्रक्चर में कॉलम का नाम, डेटा टाइप, साइज, एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड देयर। यू कैन वेरीफाई व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम। ई नेम का नाम बदल करके ईएमपी नेम हुआ कि नहीं, यू कैन वेरीफाई। Now we come to question number 21. What does update command do? Write its syntax. अपडेट कमांड से क्या होता है, इसका सिंटैक्स लिखिए। अपडेट कमांड से टू मॉडिफाई और मेक चेंजेस इन द डेटा ऑफ द टेबल। ये अपडेट कमांड जो है डीएमएल कमांड है, इससे जो रो का डेटा फीड किया गया है रोज में, उसके अंदर चेंज कर सकते हो। जैसे आपने सैलरी फीड करनी थी 50,000 और आपसे गलत हो गया, दैट हैज बिकम 5,000, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं अपडेट कमांड से। यानी रो के अंदर आपने जो वैल्यूज फीड की हैं, जो डेटा आइटम्स फीड किए हैं, उसमें अगर कोई चेंज करना है किसी पार्टिकुलर रो में, तो हम दैट कैन बी डन यूजिंग अपडेट कमांड ओनली। कैसे करेंगे? अपडेट टेबल नेम, यहाँ आप टेबल नेम जो एंगल ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, ये सिंटैक्स ऐसे लिखा जाता है बेटा। यहाँ पर आप ईएमपी टेबल का नाम सिंपली लिखेंगे, सेट कीवर्ड है, सेट लिखना पड़ेगा, सामने इसी लाइन में कंटिन्यू कर सकते हैं या नई लाइन में कर सकते हैं। सेट अट्रीब्यूट वन, अट्रीब्यूट वन का मतलब कॉलम वन, जिसकी वैल्यू चेंज करनी है। जैसे सैलरी की वैल्यू चेंज करनी, तो सेट सेल इक्वल टू न्यू वैल्यू, मान लो 50,000 करना है, तो न्यू वैल्यू की जगह 50,000 आ गया, कॉमा। कुछ और चेंज करना है, सपोज आप ई नेम भी चेंज करना चाहते हैं, तो लिखेंगे ई नेम इज इक्वल टू, पहले अमन फीड किया था, अब अमन सिंह करना है, तो ई नेम इज इक्वल टू अमन सिंह सिंगल कोट में लिख देंगे, कॉमा। कोई नया कॉलम, उसकी वैल्यू, तो कॉलम नेम इज इक्वल टू इट्स वैल्यू, कितना भी लिख सकते हैं, कॉमा कॉमा से सेपरेट करते जाइए। अगर आपको कंडीशन डालनी है कि किसका करना है, वेयर
कंडीशन, सो वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 1105, ऐसा कोई कंडीशन भी आप डाल सकते हैं. सो दैट अपडेशन विल बी डन इन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड which is satisfying this condition. So this is the syntax. ये सिंटैक्स आपको अगर एग्जामिनर कहता है लिखने के लिए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर 21 में इसी कमांड को पूछा गया कि हाउ कैन यू चेंज द जॉब ऑफ टॉम टू मैनेजर एंड सैलरी टू 76,000. कहते हैं कि जो टॉम एम्प्लॉय है उसका जॉब मैनेजर करना है और सैलरी 76,000 करना है, उसे कैसे कर सकते हैं. तो हम लोग ऑब्वियसली अपडेट कमांड से कर सकते हैं. और अपडेट हमारी डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है, जिसमें डेटा में चेंज किया जाता है ना कि टेबल स्ट्रक्चर में. तो हम लोग कमांड क्या लिखेंगे, अपडेट ईएमपी, अपडेट कॉलम टेबल का नाम हो गया, सेट आपने लिखा, सेट क्या सेट करना है, जॉब जो है वो मैनेजर करना है, तो सेट जॉब इक्वल टू मैनेजर लिख दिया, कॉमा, और क्या करना है, सैलरी 76,000, तो सैलरी के लिए कॉलम वहां पर सेल है, टेबल में कॉलम का नाम देख लें, जो सेंटेंस में क्वेश्चन में बोल रहा है जरूरी नहीं है कि वही कॉलम हो, तो टेबल में आपको जाके देखना पड़ेगा कि सैलरी के अगेंस्ट कौन सा कॉलम है, वहां पर सेल है इसलिए यहां सेल लिखना पड़ेगा, कॉमा सेल इक्वल टू 76,000 वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू टॉम, जिसका नाम टॉम है उसकी सैलरी 76,000 हो जाए, उसका जॉब मैनेजर हो जाए. तो इसके लिए आपने ये कमांड यहां पर लिख दिया, इससे आपका चेंजेस जो है वो टेबल में हो जाएगा. कैसे उसे वेरीफाई करेंगे चेंज अपडेट करने के बाद, लिख दीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे, टॉम का रिकॉर्ड उसमें से देख लीजिए उसकी सैलरी और जॉब चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाई हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, हाउ कैन वी इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज बाय 5,000 रुपीज. सभी एम्प्लॉयज की सैलरी 5,000 बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो सभी की करनी है, इसलिए वेयर कंडीशन का कोई सवाल नहीं होता है, तो मैं वेयर वाली कंडीशन कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, इसको मैं कमांड में यूज ही नहीं करूंगा. और कमांड हमारी अपडेट कमांड ही होगी. कैसे यूज करेंगे, अपडेट टेबल का नाम ईएमपी, सेट सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 5,000, बस आगे वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे. ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो गया, सेल जितनी भी सैलरी थी पहले उसमें 5,000 ऐड होकर के अब ये क्या हो गया, ये लेटेस्ट सैलरी होगी, सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 5,000. तो जब भी आपको कहता है कि इतना बढ़ाना है, इतना कम करना है, इतना इंक्रीज करना है, इतना डिक्रीज करना है, तो आपको इसी तरह के एक्सप्रेशंस लिखने हैं, सेल इज इक्वल टू सेल प्लस 5,000, सेल इज इक्वल टू सेल माइनस 1,000 है. तो ये आप एक्सप्रेशन याद कर लीजिए, इंक्रीज डिक्रीज के लिए होता है बाय फिक्स्ड अमाउंट. अगर कोई कंडीशनल कहता है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो, तो यहाँ वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 10 कंडीशन लगा देंगे. ओके, कंडीशन नहीं है, सभी का करना है तो यहाँ कंडीशन नहीं लगाएंगे. I think you might have understood it. I am trying my level best to make you understand in easy words. तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसी अपडेट कमांड से ही रिलेटेड है. हाउ कैन वी इंक्रीज द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10. देखिए यहाँ कंडीशन आ गई, और एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 बाई 5%. अब आपको जो इंक्रीमेंट करना है फिक्स्ड अमाउंट नहीं करना है, 5% इंक्रीज करना है, किसका, डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉइज का. तो यूजिंग अपडेट कमांड वी कैन अगेन डू इट. कैसे करेंगे, कमांड देखिए, अपडेट टेबल नेम ईएमपी, सेट सेल इज इक्वल टू, आपकी लेटेस्ट सैलरी इंडिकेट कर रहा है, सेल इज इक्वल टू सेल, ये पुरानी सैलरी है, प्लस इंक्रीमेंट कितना है, सेल का 5%, दैट मीन्स सैलरी इंटू 5/100 भी लिख दो चाहो ब्रैकेट में, या सेल इंटू 5/100 को ब्रेक करके लिख दिए 0.05. तो ये इजी एक्सप्रेशन हो गया एसक्यूएल के लिए, सेल का 5% ये हो गया, पुरानी सैलरी ये थी, तो इस पुरानी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ 5%, दिस हैज बिकम द लेटेस्ट सैलरी. एक्सप्रेशन आप ध्यान से देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए कैसे हम परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज करते हैं. आगे कंडीशन लगा दिया, वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10,
तो दिस इफेक्ट विल टेक प्लेस इन द एम्प्लॉइज रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 ओनली, not in all records. Okay, so this is another way how we can do updation percentage wise for a numeric column. ये था फिक्स अमाउंट वाइज, ठीक है, ये इंडिविजुअल कॉलम्स में अपडेशन था। तो ये तीन तरीके अपडेट कमांड में आप इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर ये तीन फॉर्मेट्स का इस्तेमाल होगा। 24th क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हाट इज फंक्शन ऑफ डिलीट कमांड, राइट इट्स सिंटैक्स। नई डीएमएल स्टेटमेंट आ गई, ये भी एक डीएमएल कमांड है, क्योंकि ये रो के अंदर जो डाटा है किसी पार्टिकुलर रो को डिलीट करती है ये कमांड, डिलीट कमांड, ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया टू रिमूव टपल्स और रोज ऑफ ए टेबल। किसी भी टेबल की रो या टपल को रिमूव करने के लिए, रो जानते हैं ना आप, हॉरिजॉन्टली होती है, उसको डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड का यूज होगा, और बहुत सिंपल है ये। क्या है इसका सिंटैक्स देखिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, और वेयर नहीं लगाएंगे, वेयर ऑप्शनल है, तो सारे रिकॉर्ड, सारी टपल्स उस टेबल की डिलीट हो जाएंगी, केवल टेबल का स्ट्रक्चर बचेगा, ठीक है। इसलिए इस कमांड को ध्यान से देखिए, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। वेयर का मतलब इफ यू राइट वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, तो सारे रिकॉर्ड डिपार्टमेंट नंबर 10 की सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। ओके, पूछता है कि ये किस कैटेगरी की कमांड है, फ्रॉम विच कैटेगरी डज इट बिलोंग टू, डिलीट कमांड। तो हम कहेंगे कि ये डीडीएल नहीं है, बल्कि ये डीएमएल है, क्योंकि रो रिलेटेड एक्टिविटीज, डाटा आइटम रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, नॉट टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर को ये डिलीट नहीं करती है, उसके अंदर जो भरा हुआ है, आपने फीड की है जो वैल्यूज, वही डिलीट होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज डीएमएल स्टेटमेंट। हाउ टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल ईएमपी। टेबल ईएमपी के सारे रिकॉर्ड कैसे डिलीट करोगे, हम सिंपल है, डिलीट फ्रॉम ईएमपी, all records from table EMP will be deleted in one go without any warning. So be careful before issuing this command. 27th question है कि does it delete the complete table object from the database? क्या ये टेबल ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देता है अगर मैं सारे रिकॉर्ड डिलीट करता हूं? तो नो, ओनली डेटा टपल्स आर डिलीटेड। सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हो, टेबल स्ट्रक्चर रिमेन्स बिहाइंड। टेबल का स्ट्रक्चर जो क्रिएट टेबल से आपने किया था वो रहेगा, आप टेबल को डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। ईएमपी टेबल ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द डेटाबेस सर्वर, रिमेंबर। उसके लिए दूसरी कमांड है, ठीक है। आइए 28th क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू डिलीट टपल्स ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड क्लर्क्स फ्रॉम ईएमपी। सभी मैनेजर और क्लर्क के रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कैसे करें, कंडीशन लगा देंगे, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू क्लर्क, ठीक है, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू क्लर्क। यहां एंड नहीं लगाना, ध्यान रखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं मैनेजर एंड क्लर्क, बट कंडीशन में आप वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू क्लर्क। कई बच्चे क्या करते हैं, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर और क्लर्क लिख देते हैं, गलत है वो। कंडीशन पूरी लिखिए, कंडीशन का मतलब ये होता है कि इक्वल के, या यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम का नाम होना चाहिए, राइट हैंड साइड में कॉलम का नाम या कंटेंट होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, तब वो कंडीशन पूरी मानी जाती है। और उन कंडीशंस को और या एंड ऑपरेटर से जोड़ा गया है। और से कब जोड़ते हैं आपको पढ़ाया जा चुका है, पिछली वीडियोस आप देखिए, जब एंड और ऑपरेटर फंडामेंटल ऑफ एसक्यूएल कमांड्स पढ़ा रहा था तब। फिर फिलहाल यहां पर मैं बता देता हूं कि जॉब इक्वल टू मैनेजर और जॉब इक्वल टू क्लर्क का मतलब ये होता है कि किसी भी रो में या तो जॉब मैनेजर होगा या किसी रो में जॉब क्लर्क होगा। अगर आप एंड यहां लगा देते हैं, उसका मतलब ऐसी रो जिसमें जॉब मैनेजर भी हो और क्लर्क भी हो, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो एंड नहीं लगेगा यहां पर और लगेगा। तो और में क्या होता है कि एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, तो यानी जॉब इक्वल टू मैनेजर भी सेटिस्फाई हो गया, तब भी आपका वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, जॉब इक्वल टू क्लर्क भी सेटिस्फाई हो गया, तब भी आपका वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ओके, 29th क्वेश्चन देखें, कैन यू डिलीट द कंप्लीट टेबल अलोंग विद डेटा रिकॉर्ड ऑल्सो। ठीक है,
कहता है कि क्या पूरी की पूरी टेबल आप डिलीट कर सकते हैं, डेटा रिकॉर्ड भी चला जाए और टेबल का स्ट्रक्चर भी चला जाए। नेम द कमांड इफ यस, यस वी कैन डू इट। ड्रॉप टेबल कमांड से हम लोग ये कर सकते हैं कि एट ए टाइम आपके टेबल के सारे रिकॉर्ड अलोंग विद टेबल स्ट्रक्चर, वो टेबल, वो उस नाम का वो ऑब्जेक्ट ही सर्वर से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। फिर आप उसका ना तो टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा ना तो उसके अंदर की कोई भी टपल्स मिलेंगी। ओके, तो दैट इज ड्रॉप टेबल कमांड। अब सवाल उठता है कि फ्रॉम विच कैटेगरी डज ड्रॉप टेबल कमांड बिलोंग टू। तो ये भी डीडीएल कमांड है क्योंकि टेबल स्ट्रक्चर भी ये उड़ा देती है। इट रिमूव्स द टेबल स्ट्रक्चर ऑल्सो, दैट इज वाई इट इज ए DDL command. Whenever it talks about table structure, table schema, इसका मतलब वो DDL command है। ओके, कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज सब कुछ रिमूव कर देती है along with all entries, all records that you have entered in that. So that is why it is DDL. How can you delete the table EMP completely? Write the command. Obviously बहुत सिंपल है, drop table EMP। ड्रॉप टेबल ईएमपी लिखते ही टेबल ईएमपी के सारे रिकॉर्ड, सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, एज वेल एज उसका जो टेबल स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो जाएगा। यानी कि ऑन दैट सर्वर यू विल नॉट फाइंड टेबल ईएमपी। अगर आप शो टेबल्स करके देखते हैं तो उसमें उस लिस्ट में ईएमपी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। द नेम ऑफ द टेबल ईएमपी विल नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 31 कमांड्स के अंदर मैंने आपको क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ये 3 डीडीएल बताया। उसके बाद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट 3 डीएमएल कमांड्स बताई। तो ये तीनों डीडीएल और तीनों डीएमएल कमांड्स पर अगर एग्जामिनर आपसे वाइवा पूछता है तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करके जाएं तो जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें से रेज नहीं होता है। और इसके बाद आपका सेलेक्ट कमांड डीएमएल में बच रहा है। ये वीडियो में मैं अगली वीडियो में सेलेक्ट कमांड के डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ आपके सामने आऊंगा। और ये जो आपके सामने ये शीट दिख रही है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। इससे आप स्टडी करके जाइए, बहुत छोटा है, ज़्यादा नहीं है। सो आपके प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपसे इजी क्वेश्चन पूछे जाएं और जो मैं ये क्वेश्चंस दे रहा हूं इसी में से पूछा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। ऑब्वियसली इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता है इन कमांड से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और अगली वीडियो में आपके सामने सेलेक्ट कमांड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए चैनल, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।